दुबई, ये नाम सुनते ही जहन में क्या आता है? ऊंची ऊंची इमारतें, लग्जरी, भविष्य का शहर, है ना? लेकिन इस चमक दमक के पीछे एक ऐसा सच है, एक ऐसा विरोधाभास जो शायद आपको चौंका देगा। और आज हम उसी की बात करने वाले हैं। और यही वो सवाल है जो हैरान कर देता है। आखिर ऐसा कैसे हो सकता है कि दुनिया का एक सबसे सेफ शहर, दुनिया के सबसे बड़े अपराधियों का सबसे पसंदीदा ठिकाना भी हो? जरा इस कॉन्ट्रास्ट को देखिए। एक ही शहर है जहां अगर कोई फोन चुरा ले तो पुलिस उसे फौरन पकड़ लेती है, और उसी शहर में अरबों का ड्रग लॉर्ड बुर्ज खलीफा में बैठकर कॉफी पी रहा होता है। सोचिए, जहां 5 ग्राम ड्रग्स रखने पर मौत की सजा तक हो सकती है, वहीं 20 देशों के मोस्ट वांटेड ड्रग लॉर्ड्स आराम से रह रहे हैं। तो क्या ये सिर्फ एक इत्तेफाक है? नहीं, ये एक सोचा समझा सिस्टम है। तो चलिए, इसी विरोधाभास को थोड़ा और करीब से देखते हैं, समझते हैं कि ये आखिर काम कैसे करता है। और ये लिस्ट देखिए, कोई छोटे मोटे नाम नहीं है। दाऊद इब्राहिम, नीरव मोदी, डैनियल किन्हन, दुनिया के कुछ सबसे बड़े क्रिमिनल्स दुबई को अपना सेफ हेवन मानते हैं। हाल ही में आई दुबई अनलॉक्ड रिपोर्ट ने तो ये भी दिखाया कि कैसे ये लोग शहर की शानदार बिल्डिंग्स में अपना सारा काला धन लगा देते हैं, जैसे शहर उन्हें पनाह नहीं दे रहा बल्कि उनका कलेक्शन कर रहा हो। और अगर कोई शक बाकी हो तो जरा ये सुनिए, ये किसी आलोचक की बात नहीं है, ये दुबई के ही एक टॉप डेवलपर के एजेंट का बयान है जो एक स्टिंग ऑपरेशन में रिकॉर्ड हुआ। वो साफ साफ कह रहा है, हमें फर्क नहीं पड़ता। मतलब ये कोई गलती नहीं है, ये सिस्टम का हिस्सा है। उन्हें पता है कि पैसा कहाँ से आ रहा है और उन्होंने तय कर लिया है कि उन्हें इससे कोई मतलब नहीं। लेकिन सवाल ये है कि दुबई ऐसा करता क्यों है? और इसका जवाब जानने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा, इतिहास में। क्योंकि ये कहानी आज की चमक दमक की नहीं, बल्कि जिंदा रहने के लिए लड़ी गई एक लड़ाई की है। इसे एक तरह से दुबई की ट्रॉली प्रॉब्लम समझिए। एक तरफ है दुनिया भर के नियम कानून और नैतिकता, और दूसरी तरफ है आपके अपने देश का वजूद। दुबई के शुरुआती शासकों के सामने ठीक यही मुश्किल चुनाव था। 20वीं सदी की शुरुआत में दुबई की हालत बहुत खराब थी। सोचिए, उनका मोतियों का पूरा कारोबार रातों रात ठप हो गया। फिर आई महामंदी जिसने कमर ही तोड़ दी। हालत इतनी बुरी थी कि एक भयानक अकाल पड़ा और लोगों को जिंदा रहने के लिए टिड्डियां खानी पड़ी। और तो और, जब आसपास के देशों को तेल के भंडार मिले तो दुबई के हिस्से में बस नाम मात्र का तेल आया। वो पूरी तरह से कंगाल थे, हताश थे और दुनिया के नक्शे पर लगभग गायब हो चुके थे। और इसी नाउम्मीदी के बीच वहां के शासक शेख रशीद ने एक ऐसा दाव खेला, एक ऐसी स्ट्रैटेजी बनाई जिसने सब कुछ बदल दिया। शेख रशीद का प्लान बहुत सीधा लेकिन जबरदस्त था। पहला कदम, उन्होंने कर्ज लेकर दुबई क्रीक को गहरा करवाया ताकि बड़े बड़े जहाज वहां आ सके। दूसरा, व्यापार के लिए जरूरी गोदाम और सड़कें बनवाई। तीसरा, दुनिया भर के व्यापारियों के लिए अपने दरवाजे खोल दिए, कोई भी आए, कहीं से भी आए। और चौथा और सबसे जरूरी नियम बनाया, टैक्स बहुत कम होगा और कोई सवाल नहीं पूछा जाएगा। और देखिए, वो इस बारे में कुछ छिपा भी नहीं रहे थे। 1958 में लंदन की एक मीटिंग में शेख रशीद ने साफ साफ कहा था कि दुबई की इकोनॉमी तस्करी पर चल रही है। मतलब उन्होंने कोई नया खेल शुरू नहीं किया, उन्होंने बस उस खेल को खुलेआम अपना लिया जिसे बाकी दुनिया पर्दे के पीछे खेल रही थी। और यही जो शुरुआती मॉडल था, तस्करी वाला, वही आगे चलकर एक बहुत ही सोफिस्टिकेटेड ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम बन गया। इसी ने दुबई को वो बनाया जो वो आज है। तो ये जो नो क्वेश्चंस आस्क्ड वाला आइडिया था, उसे और बड़े स्केल पर लागू किया गया। कैसे? फ्री ट्रेड जोन्स बनाकर। आज दुबई में 35 से ज्यादा ऐसे जोन्स हैं और हर जोन दुनिया भर के पैसे के लिए एक चुंबक की तरह काम करता है। अब ये जोन्स इतने अट्रैक्टिव क्यों हैं? क्योंकि इनके नियम एकदम सीधे हैं। आप अपनी कंपनी के 100% मालिक बन सकते हैं, कोई इंपॉर्टेंट ड्यूटी नहीं, कोई कॉर्पोरेट टैक्स नहीं, और जितना भी मुनाफा कमाया वो पूरा का पूरा अपने देश वापस ले जा सकते हैं, कोई रोक टोक नहीं। और यहीं पर इस सिस्टम का असली खेल है। इसे बनाया ही गया है प्राइवेसी और आसानी से बिजनेस करने के लिए। ये सिस्टम लीगल और इल्लीगल पैसे में फर्क ही नहीं करता। तो जो चीज एक बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी को खींच कर लाती है, वही चीज एक मनी लॉन्ड्रर को भी खींच लाती है। ये कोई साइड इफेक्ट नहीं है, ये तो इस सिस्टम का नतीजा है। तो कई दशकों तक ये मॉडल बढ़िया चलता रहा, लेकिन फिर दुनिया की नजर इस पर पड़ी और दुबई पर दबाव बना कि वो अपने इस मॉडल के नतीजों का सामना करे। मार्च 2022 में दुबई के लिए एक बड़ी मुसीबत खड़ी हो गई।
उसे फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स यानी FATF ने अपनी ग्रे लिस्ट में डाल दिया। अब इसका मतलब ये था कि पूरी दुनिया की नजर उस पर थी। उस पर मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फाइनेंसिंग को रोकने में नाकाम रहने का शक था। और ग्रे लिस्ट में जाने का असर फौरन और जबरदस्त हुआ। अचानक से दुबई एक्शन में आ गया। 2022 से 2023 के बीच उन्होंने 432 इंटरनेशनल स्कैमर्स को गिरफ्तार किया और लगभग $700 मिलियन की संपत्ति भी जब्त की। इससे पता चलता है कि जब बात उनकी ग्लोबल फाइनेंशियल इमेज पर आती है तो दुबई कितनी तेजी से काम कर सकता है। सिर्फ 2 साल के अंदर उन्होंने अपना सिस्टम बदला, एक एंटी मनी लॉन्ड्रिंग डिपार्टमेंट बनाया और ग्रे लिस्ट से बाहर भी आ गए। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, बल्कि यहाँ एक आखिरी ट्विस्ट है। क्या दुबई वाकई में इस खेल में अकेला है, या वो बस उस खेल को ज्यादा ईमानदारी से खेल रहा है जो दुनिया के बड़े बड़े देश सदियों से खेलते आ रहे हैं? चलिए जरा दुनिया के इस खेल को डिकोड करते हैं। यूनाइटेड किंगडम, जो खुद को ग्लोबल फाइनेंशियल कैपिटल कहता है, उसे कई लोग डर्टी मनी की राजधानी भी कहते हैं। स्विट्जरलैंड, जो हमेशा न्यूट्रल रहने की बात करता है, उसी ने बैंकिंग सीक्रेसी के नाम पर तानाशाहों और नाजियों तक का पैसा छिपाया है। तो दुबई का नो क्वेश्चंस आस्क्ड मॉडल क्या इनसे अलग है? नहीं, ये बस ज्यादा खुल्लम खुल्ला है। और शायद यही इस पूरी कहानी का निचोड़ है कि नैतिकता कोई ऐसी चीज नहीं है जो आसमान से टपकती है, इसे खरीदा जाता है और ये उस पैसे पर बनती है जो अक्सर अनैतिक तरीकों से कमाया गया हो। पहले पैसा आता है, नैतिकता के नियम बाद में उसी पैसे से लिखे जाते हैं। तो आखिर में सवाल यही बचता है, क्या दुबई ने कोई नया अनैतिक खेल बनाया है, या उसने बस उस पुराने खेल में महारत हासिल कर ली है जिससे दुनिया के बाकी देश नैतिकता का चोला पहनकर खेलना पसंद करते हैं? ये वो सवाल है जो हमें इतिहास, इकोनॉमी और पावर के बारे में दोबारा सोचने पर मजबूर करता है।